नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा का वेग कितना है? हमें क्या निकालना? धारा का चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हम मान लेते हैं कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लग रहा है, यानी धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में भी 1 घंटा का समय लगेगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता है और समय पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर जाने में अगर 1 घंटा का समय लगेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? 4/x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में अगर 1 घंटा का समय लगेगा तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा? 3/x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है? व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उस केस में क्या होता है? व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूर जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। तो देखिए दूरी कितना है? 48 किलोमीटर है। दूरी कितना है? 48 किलोमीटर है। तो देखिए एक बार अगर धारा की दिशा में जाएगा तो वापस अगर आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। देखिए धारा की दिशा का स्पीड क्या है? धारा की दिशा का स्पीड है 4/x किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए वापिस आ रहा है 48 किलोमीटर, यानी प्रारंभिक बिंदु पर वापिस आ रहा है, तो दूरी कितना है? 48 किलोमीटर, यानी वापिस आने में भी 48 किलोमीटर का दूरी चलेगा। और वापिस जब आएगा, अगर गया होगा धारा की दिशा में तो वापिस आएगा धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या है? 3/x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा, इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो किसके बराबर निकल के आ जाएगा? 14 घंटा के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा? 12 बार में। हम इसे 3 से काट लें तो ये 3 से कितने बार में जाएगा? 16 बार में। और ये हमारा x ऊपर चला जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 12x, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 16x। 12x में अगर हम 16x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 28x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/2। x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 1/2। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो धारा के दिशा का हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर x का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी धारा के दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? धारा के दिशा का स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। और हम यहाँ अगर x का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है धारा का स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए जब धारा की दिशा में व्यक्ति जाएगा तो उस केस में क्या होगा? व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। और जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा? व्यक्ति का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसे माइनस करके अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा धारा का स्पीड। हम इसे अगर माइनस कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर घंटा। और इसमें अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? धारा का स्पीड निकल के आ जाएगा, यानी धारा का स्पीड क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। धारा का स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 1 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है, क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे? अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो देखिए जब भी कभी एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो पार करने में चली गई दूरी क्या होता है? दोनों रेलगाड़ी के लंबाई के योग के बराबर। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में दोनों की लंबाई दिया हुआ है,
तो एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। एक का हमें लंबाई क्या दे 140 मीटर और दूसरे का हमें लंबाई क्या दे 160 मीटर, यानी एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर। दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 300 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए एक का हमें स्पीड कहते हैं 60 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का हमें स्पीड कहते हैं 40 किलोमीटर पर घंटा। तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया, 100 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें स्पीड पता चल गया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा मीटर में निकल के आया और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो हमें टाइम निकालने के लिए या तो हमें इस डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब देखिए अगर हम इसे 2 से काट ले तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 250/9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हम टाइम निकाल सकते हैं। हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस में, डिस्टेंस हमारा क्या है 300 मीटर, डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देंगे। स्पीड हमारा क्या है 250/9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे 0 से 0 काट ले, उसके बाद हम इसे 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 6 बार में और ये 5 से जाएगा 5 बार में, ये हमारा 9 ऊपर चला जाएगा। हम 6 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा 54 हो जाएगा और बटे में हमारा क्या है 5 है, यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आएगा, 54/5 सेकेंड निकल के आ गया। अब देखिए 54/5 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से अगर इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 40। 40 जो है 5 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 10.8 सेकेंड निकल के आएगा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 10.8 सेकेंड समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है विजय अपने मासिक बजट के संतुलन के बारे में चिंतित है। पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है तो उन्हें कितने प्रतिशत पेट्रोल की खपत में कमी करना चाहिए ताकि वह अपने बजट को संतुलित कर सकें। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हो रही है, पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि विजय जो है पेट्रोल के खपत में कितना प्रतिशत का कमी करे ताकि उसका बजट जो है वो संतुलित रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो, यानी खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। देखिए खर्च हमारा फिक्स है तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकाल सकते हैं। कीमत का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 50% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी पहले कीमत अगर 2 यूनिट होगा तो 2 पे 1 के वृद्धि होके अब कीमत कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा कीमत का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2/3 निकल के आ गया। तो जो हमारा कीमत का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, खपत का रेशियो, क्योंकि खर्च हमारा क्या है, फिक्स है। यानी खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी पहले खपत अगर 3 यूनिट था तो अब उसे खपत कितना करना पड़ेगा, 2 यूनिट। यानी खपत जो है कितना से कम कर दिया, खपत जो है 1 यूनिट से कम कर दिया, कितना पर, 3 यूनिट पर। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100/3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसे खपत में 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर लड़कों की संख्या अगर x है, लड़कों की संख्या अगर x है तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थी का x%। अब देखिए कुल विद्यार्थी क्या है 150, तो 150 का अगर हम x% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 50 से काट ले तो ये 50 से 3 बार में जाएगा, ये 50 से 2 बार में, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x/2।
अब देखिए अगर लड़के x होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी, 3x/2 होंगी। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल विद्यार्थी का संख्या निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x + 3x/2। यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो कुल विद्यार्थी का संख्या निकल के आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 150 दिया है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x/2 = 150। 5 से 150 कितने बार में जाएगा, 30 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो x = क्या निकल के जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या क्या है, x है, और x का वैल्यू क्या निकल के गया, 60 निकल के गया। यानी विद्यालय में लड़के कितने होंगे, 60 होंगे। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 60 निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देता है। टंकी की धारिता कितनी है, हमें क्या निकालना है, टंकी की धारिता निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है 20 मिनट, दूसरा समय क्या दिया 24 मिनट, और तीसरा समय क्या दिया 15 मिनट। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20, 24 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट, जब एक पहला पाइप पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। दूसरा पाइप जब पानी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 मिनट का समय लग रहा है। और जब 3 पाइप एक साथ, यानी 2 भरने वाला और 1 खाली करने वाला पाइप, 3 पाइप जब एक साथ काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 15 मिनट का समय लग रहा है, 15 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से पाइप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए एक पाइप जो है 20 मिनट में टंकी में 120 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 यूनिट पानी। दूसरा पाइप जो है 24 मिनट में अगर 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 यूनिट पानी। और तीनों पाइप मिलके 15 मिनट में अगर 120 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 8 यूनिट पानी। अब देखिए पहला पाइप भरने वाला 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहा है, दूसरा भरने वाला पाइप 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, यानी ये दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर पाएंगे, 11 यूनिट। लेकिन जब तीनों पाइप एक साथ मिलके पानी भर रहे हैं तो 1 मिनट में 8 यूनिट ही पानी भर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों मिलके 1 मिनट में 11 यूनिट पानी भर रहे हैं, जिसमें से एक जो खाली करने वाला पाइप है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है, जिसके कारण तीनों मिलके 1 मिनट में 8 यूनिट ही पानी भर पा रहे हैं। यानी खाली करने वाला पाइप जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली करे, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रति मिनट 3 गैलन पानी खाली करे, प्रति मिनट 3 गैलन पानी खाली करे, 3 गैलन जो है पानी खाली करे। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 3 गैलन दिया, और हमसे पूछ क्या रहा है टंकी की धारिता। हमने टंकी की धारिता क्या मान के रखा है, 120 यूनिट। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 120 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 120 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 120 गैलन। 120 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 गैलन, यानी टंकी की धारिता क्या होगी, 120 गैलन होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 गैलन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बेईमान दूध वाला 30 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/5 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए उसमें पानी कितना डाल रहा है, 1/5। तो हम मान लेते हैं कि वह 5 लीटर दूध खरीद के लेके आया था, हम मान लेते हैं कि वह 5 लीटर दूध खरीद के लेके आया था, जिसमें 1/5 जो है पानी डाल रहा है। तो देखिए 5 का अगर हम 1/5 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। यानी पानी डालने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। अब देखिए वह खरीद के कैसे लाया था, 30 रुपये प्रति लीटर, खरीद के लेके आया था 30 रुपये प्रति लीटर, 30 रुपये प्रति लीटर, यानी उसका सीपी कितना हो जाएगा, 5 लीटर अगर खरीद के लेके आया था 30 रुपये प्रति लीटर, यानी सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 150 रुपया। और बेच कैसे रहा है, बेच कैसे रहा है, बेच रहा है 32 रुपये प्रति लीटर, बेच कैसे रहा है 32 रुपये प्रति लीटर। और मिश्रण है कितना, 6 लीटर। तो देखिए 32 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल जो है एसपी निकल के आ जाएगा। 32 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 192 रुपया। अब देखिए खरीद के कितने में लेके आया था, 150 रुपये में, और बेचने पे प्राप्त कितना हो रहा है, 192 रुपया। यानी उसे जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है,
उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 42 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 42 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 150 रुपये पर, गुने हम 100 करेंगे। अब देखिए हम इसे अगर 50 से काटेंगे तो ये 50 से 3 बार में जाएगा, ये 50 से 2 बार में, 3 से अगर हम 42 को काटेंगे तो ये 14 बार में जाएगा, 14 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28%। यानी उसे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसे जो है 28% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक निश्चित काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को अकेला सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 18 दिन और दूसरा समय क्या दिया 30 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 18 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 90। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 90 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 90 यूनिट। अब देखिए इस 90 यूनिट काम को जब ए कर रहे हैं, इस 90 यूनिट काम को जब ए कर रहे हैं तो 18 दिन का समय लग रहा है और इस 90 यूनिट काम को जब बी कर रहे हैं तो 30 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 18 दिन में 90 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट। बी जो है 30 दिन में अगर 90 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि वे एक साथ 9 दिनों तक काम करते हैं। यानी ए प्लस बी दोनों साथ में मिलके 9 दिन काम करते हैं। तो देखिए 9 दिन में कितना काम हो पाएगा, ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो बी एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 8 यूनिट। तो 9 दिन में कितना काम हो पाएगा 72 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 90 यूनिट, यानी शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम कितना बच जाएगा। हम इस 90 में से 72 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 यूनिट, यानी शेष काम कितना बच गया 18 यूनिट बच गया। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, शेष काम को सी कर रहा है और सी जो है 4 दिनों में कर रहा है। सी जो है 4 दिन में कर रहा है, कितना काम कर रहा है 4 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है। सी जो है 4 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 18/4 यूनिट काम करेगा। हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.5 यूनिट, यानी एक दिन में सी जो है कितना काम करेगा 4.5 यूनिट। अब देखिए एक दिन में जो काम करेगा वो क्या होगा, सी का इफिशियंसी हो गया। अब देखिए सी का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी और सी एक साथ मिलके उस काम को कितना समय में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो सी एक दिन में कितना काम करे 4.5 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 7.5 यूनिट काम करेंगे। और टोटल जो है हमें काम कितना कराना है 90 यूनिट। तो देखिए 90 यूनिट काम अगर 7.5 यूनिट के इफिशियंसी के साथ करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। अब देखिए 7.5 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी ये कितने बार में चला जाएगा 12 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल गया 12 दिन। यानी बी और सी साथ में मिलकर उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे 12 दिन में कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 16,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। हमें क्या निकालना, CI माइनस SI निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया 16,000 रुपया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया 16,000 रुपया और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, हमें टाइम कितना दिया 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया 5% और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं CI माइनस SI, हमसे पूछ क्या रहा है CI माइनस SI पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज काउंट करते हैं, हम सबसे पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज काउंट करते हैं। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए 16,000 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 800 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा 800 रुपया। दूसरे साल भी 800 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 800 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर लेते हैं। अब देखिए जब हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है,
दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो 2 साल तक ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए 5% की दर से हम 16,000 रुपये पर 3 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 5% मिल जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 800 रुपये। दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 800 रुपये मिल जाएगा और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 800 रुपये मिल जाएगा। अब देखिए दूसरे साल हमें और क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 800 रुपये का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए ये 80 हमारा कहाँ से निकल के आया, 800 और 800 यानी 1600 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए हमारा बच क्या गया 40, यानी 40 का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो 40 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है CI माइनस SI, तो हम इसे ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। क्योंकि जब हम साधारण ब्याज काउंट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, पहले साल 800 रुपया, दूसरे साल भी 800 रुपया और तीसरे साल भी 800 रुपया। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर रहे हैं तो पहले साल हमें 800 रुपये का ब्याज मिला है, दूसरे साल 800 प्लस 40 रुपये का, तीसरे साल 800 प्लस 80 प्लस 2 रुपये का ब्याज मिला है। तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा CI माइनस SI निकल के आएगा। क्योंकि हमें जो है SI में मिल रहा है ये 800, 800 और 800, यानी यहाँ से हमारा CI माइनस SI क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 122 रुपये। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 122 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपये का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अब देखिए पहला हमें डिस्काउंट क्या दिया, पहला जो है हमें 32% का एकल डिस्काउंट दिया है और दूसरा हमें क्या दिया, दूसरा हमें 20% और 12% का क्रमिक डिस्काउंट दिया है। तो हम यहाँ एकल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। देखिए पहला क्या है 20% का डिस्काउंट यानी माइनस का 20, दूसरा क्या है 12% का डिस्काउंट यानी माइनस का 12, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 गुने 12 बटा ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 गुने 12 बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 32 प्लस हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.4। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29.6, यानी यहाँ एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया 29.6 और एक हमारा डिस्काउंट क्या दिया 32%। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2.4%। और हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया, हमें क्वेश्चन में अंतर दिया 36 रुपया, यानी इस 2.4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 36 रुपया दिया। तो हमसे पूछ क्या रहा है वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम इस 36 में 2.4 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे तो हमारा 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हमारा ऊपर चला जाएगा। हम इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से 6 बार में जाएगा, ये 6 से 4 बार में। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 250 बार में जाएगा। 250 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1500 रुपया, यानी वस्तु का अंकित मूल्य क्या निकल के आ गया 1500 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम यहाँ भाग दे रहे हैं 9, 10 और 15 से, तो हम सबसे पहले 9, 10, 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 90। अब देखिए हमें संख्या क्या दिया है, हमें संख्या दिया हुआ है 2983। संख्या क्या दिया 2983। अब देखिए हम इस संख्या में एलसीएम से भाग देंगे, हम इस संख्या में एलसीएम से भाग देंगे। अब देखिए ये 90 से कितने बार में जाएगा, 90 से 3 बार में जाएगा। 90 में 3 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 270। 270 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 2, ऊपर से हम एक 3 लेके आएंगे। अब देखिए फिर से ये 3 बार में जाएगा, फिर से ये 3 बार में जाएगा। हम इसमें से 270 माइनस करेंगे, यह हमारा क्या बच जाएगा
13 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा शेष क्या बच गया, 13 बच गया। हम इस संख्या को जब एलसीएम से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। यानी हम इस संख्या को 9, 10 और 15 से अगर भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बचेगा, 13 बचेगा। यानी जो हमारा एलसीएम से भाग देने पर शेष बचेगा वही संख्या से भाग देने पर हमारा शेष बचेगा। अब देखिए हम इस 13 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10 + 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2983 में से माइनस करने पर जो हमें संख्या प्राप्त हो उस संख्या को 9, 10 और 15 से जब हम भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बचे, 3 बचे। और यहाँ हमारा शेष क्या बच रहा है, 10 बच रहा है। यानी शेष क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। यानी हम इस संख्या में से अगर 10 माइनस कर लें, इस संख्या में से 10 माइनस कर लें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा उस संख्या को अगर हम एलसीएम से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और एलसीएम से भाग देने पर जो हमारा शेष बचेगा वही संख्या से भाग देने पर बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। 10 अगर हम इस संख्या में से माइनस कर लेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा उस संख्या को 9, 10 और 15 से हम भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।